अब हम आते हैं अगले बिंदु पर कि बाहरी लोगों का पहाड़िया क्षेत्र में हस्तक्षेप। अभी तक हमने पढ़ा कि पहाड़िया लोग कैसे बाहरी लोगों को के क्षेत्र में हस्तक्षेप करते थे और उनको विवश करते थे, या तो टैक्स देने के लिए, कर देने के लिए। यहाँ हम थोड़ा जानेंगे कि बाहरी लोगों का पहाड़िया क्षेत्र में हस्तक्षेप एवं पहाड़िया लोगों की उस पर प्रतिक्रिया क्या हुई। ये बाहरी लोगों की यदि बात कर रहे हैं तो कौन है? बाहरी लोगों से तात्पर्य हो सकता है जमींदार, अंग्रेज आदि, ईस्ट इंडिया कंपनी। इन लोगों के आने से किस प्रकार पहाड़िया लोगों ने प्रतिक्रिया की, इसको थोड़ा जाने। 18वीं सदी के अंत में जब अंग्रेज लोग आए और उन्होंने बंगाल पर विजय प्राप्त की, तो उसके बाद उन्होंने कृषि विस्तार के लिए निश्चित रूप से कुछ योजनाएं बनाई, कृषि क्षेत्र के विस्तार की योजनाएं बनाई, और कृषि विस्तार की तो बनाई ही होगी। तो इस विस्तार का परिणाम क्या हुआ कि जो विस्तार कर रहे थे तो धीरे धीरे वो लोग पहाड़िया क्षेत्र की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। अंत में स्थिति बदलने लगी और बंगाल के स्वामी बनने के बाद अंग्रेजों ने पूरे पूर्वी भारत में, ये केवल बंगाल तक सीमित नहीं था बल्कि पूरे पूर्वी भारत में उन्होंने कृषि विस्तार की योजना बनाई और उस नीति का अनुसरण किया। इसी नीति के तहत जंगलों को वो लोग सफाई करते थे, करवाते थे, और कृषि में रुचि रखने वाले, कृषि पर निर्भर होने वाले लोगों को जमीन सौंपते थे, उसको बड़ा प्रोत्साहित करते थे। परिणाम क्या हुआ कि जोतदार आपको याद होगा, मैंने बताया था धनी किसान, जोतदार और जमींदार, ये लोग परती भूमि को ले लेते थे, उसे कृषि योग्य बनाते थे और उस भूमि में उन्होंने अंग्रेजों की मदद से खेती करना शुरू किया। तो इस प्रकार नए नए क्षेत्र, नए नए कृषि क्षेत्र पैदा हुए और नई नई भूमि कृषि उपज के लिए उपयुक्त बनाई जाने लगी। परती जमीनों को भी इन्हीं जमींदारों ने, इन्हीं जोतदारों ने उसे उपजाऊ बनाया और पूर्वी बंगाल में इस तरह की बनाई हुई जमीन को, इस तरह से निर्मित की गई जमीन को उन्होंने धान की खेती के लिए उसका उपयोग किया। इसीलिए आप देखेंगे कि पूर्वी भारत के काफ़ी हिस्से में आज भी धान की खेती बहुत होती है। स्थायी कृषि विस्तार के कारण क्या हुआ? चरागाह कम होने लगे, जंगल की भी सफाई होने लगी। ये विदेशी लोगों के आने का दुष्परिणाम। दूसरे शब्दों में हम थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अंग्रेज जब आए और उन्होंने जब कृषि क्षेत्र विस्तार को अपनी नीति का एक हिस्सा बनाया, तो इसका परिणाम इन पहाड़िया लोगों पर क्या पड़ा? जमींदारों ने, जोतदारों ने अंग्रेजों की मदद से और जमीन एक्वायर करने शुरू किया, अपनी खेती का दायरा बढ़ाया, उत्पादन तो बढ़ाया ही बढ़ाया, राजस्व भी बढ़ा। और अंग्रेजों का भारत आने का मुख्य उद्देश्य तो आर्थिक लाभ ही था। तो व्यापार के अतिरिक्त अब शासन के माध्यम से, शासक बनने के कारण अब उनके लिए थोड़ा सरल हो गया था कि अपना कृषि क्षेत्र का विस्तार करके राजस्व बढ़ाएं, अपनी आय बढ़ाएं। और उसी का परिणाम हुआ कि ये जो कृषि विस्तार ने पहाड़िया लोगों के जीवन को प्रभावित करना शुरू किया, क्योंकि कृषि विस्तार से जंगल साफ होने लगे, चरागाह हटने लगे, और चरागाह के जाने से पशु और इन लोगों के जो जीवन है, पहाड़िया लोगों का जीवन एक तरीके से जो इस पे काफ़ी कुछ निर्भर थे, इनकी तो पूरी दिनचर्या, पूरी जीवन शैली जंगल पर निर्भर थी, ये बहुत बुरी तरह प्रभावित हो गए। अब इसका प्रभाव क्या हो रहा था? जब पहाड़िया लोगों ने पाया कि सतत रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी या ईस्ट इंडिया कंपनी के से जुड़े हुए लोग, चाहे वो जमींदार ही क्यों ना हो, जोतदार ही क्यों ना हो,
ये लोग हमारे दैनिक जीवन में दखल दे रहे हैं। किस रूप में? जमीनों को बदलने में, जमीन को लेने में। तो इसके लिए उन्होंने इसका तीव्र विरोध करना शुरू किया, तीव्र प्रतिक्रिया दिखाई। परिणाम क्या हुआ कि ये लोग उन पर भी आक्रमण करने लगे। अभी तक हमने सुना है, पढ़ा कि वो जमींदारों पर क्यों हमला करते थे, हमने ये भी जाना कि व्यापारियों पर क्यों हमला करते थे और उसके क्या फ़ायदे, क्या मुनाफा मिलता था। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये जो पहाड़िया लोग थे, ये खेतीहर मजदूरों पर भी हमला करने लगे। खेतीहर मजदूर की बात क्यों हो रही है? वह इसलिए क्योंकि काफ़ी कुछ ज़मीन जोतदारों ने ले ली थी और जोतदार बड़े धनी किसान थे जो उस क्षेत्र में तो रहते थे, लेकिन उसके अलावा ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे अनुपस्थित जमींदारों के पास भी था जो रहते तो शहर में थे, लेकिन उन्होंने ज़मीन ऐसे मजदूरों को दे दी थी खेती करने। किराए के मजदूर उन्होंने लिए थे और इन किराए के मजदूरों की मजदूरी से ये कृषि होती थी। लेकिन दुर्भाग्य कि ये जो रैयत या ये जो मजदूर थे बेचारे, इन पर भी पहाड़िया लोगों ने दखल के विरोध में लगातार हमला किया, लगातार आक्रमण किया और एक तरीके से इन दोनों के बीच में सतत संघर्ष बन गया। ये एक उनके जीवन का हिस्सा हो गया। उनका लगातार आक्रमण होता रहा इन लोगों पर और नियमित रूप से गांव के गांव पर ये लोग आक्रमण करते थे। पहाड़ियों का एक पूरा झुंड आता था गांव की ओर और इन पूरे मजदूरों पर हमला करके उन्हें विवश करता था वहां से भागने के लिए, जाने के लिए। अनाज लूट लेते थे, उसके साथ पशु भी लूट लेते थे और काफ़ी कुछ जो वहाँ की जो व्यवस्था थी उसको बहुत कुछ बिगाड़ देते थे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पहाड़िया लोग अपनी विवशता के कारण, विवशता अकाल की व्यवस्था थी, खाद्यान्न का अभाव होने की व्यवस्था थी और तीसरा अंग्रेजों के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए लोगों के द्वारा उनकी जीवन शैली पर दखल न सह पाने की व्यवस्था थी। इसलिए वे लोग बेचारे आक्रमण का भी सहारा लेते थे और सतत रूप से जमींदारों पर, व्यापारियों पर और खेतीहर मजदूरों पर भी हमला करते थे। और ये सब बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि अंग्रेज लोगों की नीति तो थी ही कृषि विस्तार की, तो ये तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। पर उसी तरह इनकी प्रतिक्रिया भी बढ़ती जा रही थी, इनका रिएक्शन भी बढ़ता जा रहा था। अंग्रेज सरकार ने बहुत कोशिश की इनकी समस्या का निपटारा करने के लिए। ब्रिटिश अधिकारियों ने कई बार भरसक प्रयास किया कि पहाड़िया लोगों का जो मामला है वो किसी तरह सुलझ जाए, शांत हो जाए, लेकिन वे असफल रहे। बाहरी लोगों के हस्तक्षेप की यदि बात करें तो 1770 ईस्वी के दशक में राजमहल की पहाड़ियों को अंग्रेजों ने निर्णय लिया कि अब इसे निर्जन कर दिया जाए, यानी राजमहल की पहाड़ियों में जो लोग रहते हैं उन्हें यहां से भगा दिया जाए। और ये बात भी 1770 के आसपास की है, यानी मात्र 15-20 वर्ष ही हुए थे उनको बंगाल की सत्ता अपने हाथ में लिए और उन्होंने शुरू कर दिया था अपना निर्णय। पहाड़िया को हटाने के लिए उन्होंने बड़ा कड़ा दृष्टिकोण अपनाया, बड़ी अत्यधिक कठोर नीति अपनाई और बहुत क्रूरतापूर्वक उनका शिकार किया और उनका संहार किया। एक तरीके से इन पहाड़िया लोगों को राजमहल के आसपास के क्षेत्र से हटाने के लिए बड़ी निर्ममता से अंग्रेज पेश आए, लेकिन शीघ्र ही अंग्रेजों के लिए यह साफ हो गया कि पहाड़िया लोगों को पूरी तरह से हटाना, पूरी तरह से उन्हें यहां से खदेड़ देना एक तरीके से दुष्कर कार्य होगा और कहीं हमारे लिए नासूर साबित ना हो जाए। जिस पहाड़िया लोगों को उन्होंने खदेड़ने की कोशिश की और उन्होंने एक तरीके से उनके साथ दमनपूर्ण नीति अपनाने की कोशिश की, अंग्रेज अंततः झुके और उन्होंने
पहाड़िया लोगों को शांति का प्रस्ताव भेजा। लेकिन पहाड़िया लोग अब तक इतने ज्यादा विचलित हो चुके थे, इतने ज्यादा अंग्रेजों के विरोधी हो चुके थे कि उन्होंने उनके शांति प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया, उसे अस्वीकार कर दिया, खारिज कर दिया। और जिस समय ये कोशिश अंग्रेजों की हो रही थी शांति की, शांति अभियान के माध्यम से ऐसी कोशिश जब ये कर रहे थे, तो ऐसा करने के प्रयास में पहाड़िया लोग स्वयं को शत्रुतापूर्ण सैन्य दलों से सुरक्षित करने तथा बाहरी लोगों से संघर्ष चालू रखने के उद्देश्य से पहाड़ों के अंदर चले गए, काफी गहराई में चले गए, ताकि ये जो अंग्रेजों का जो सैन्य दल आ रहा है उससे अपने को सुरक्षित रखने और संघर्ष जारी रह सके। तो एक और जहां अंग्रेज लोग कोशिश कर रहे थे अंततः अपनी ये मानने की कि हाँ, इसे निर्जन नहीं किया जा सकता, पहाड़ी लोगों को यहाँ से खदेड़ा नहीं जा सकता, दूसरी ओर पहाड़िया लोग स्वयं इतने ज्यादा उत्तेजित हो चुके थे, इतने ज्यादा विरोधी हो चुके थे कि उन्होंने संघर्ष जारी रखने का निर्णय लिया और अंग्रेजी फौज से बचने के लिए जंगलों के अंदर चले गए, गहराई में चले गए, पहाड़ों के अंदर चले गए, ताकि उनका सामना पूरे संघर्ष के साथ किया जा सके। 1810-11 में जब फ्रांसिस बुकानन, जिनका मैं जिक्र किया हूं, वो फ्रांसिस बुकानन ने जब इस क्षेत्र का दौरा किया, राजमहल की पहाड़ियों का, तो उसे तो बहुत खतरनाक लगी ये पहाड़ियां, उसे एक तरीके से अभेद्य लगी। उसे ये महसूस हुआ कि ये इन लोगों पर विजय पाना, इन लोगों तक पहुंचना ही बहुत कठिन है, विजय पाने की तो बात ही दूर। बुकानन जहां कहीं भी गया उसे बिल्कुल साफ लग रहा था कि ये जो निवासी हैं सारे पहाड़िया लोग, राजमहल के आसपास के लोग, ये बिल्कुल पूरी तरह से शत्रुतापूर्ण बर्ताव कर रहे हैं। उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं है किसी बाहरी ताकतों का, किसी बाहरी सभ्यता का, किसी बाहरी लोगों का आना। बुकानन को पहाड़िया लोगों की दृष्टि में अपने लिए संदेह और अविश्वास के भाव भी मिले। उसे ये लगातार अनुभूति होती रही कि पहाड़िया लोग हम लोगों को, अंग्रेज लोगों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और बड़ा स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि वे हम पर कतई विश्वास नहीं करते। अविश्वास का भाव बिल्कुल उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता है, ऐसा बुकानन का मानना था।